ठीक है, कल की क्लास में हमने पढ़ा था डेंसिटी। डेंसिटी किसके बराबर होती है? ऊपर मास लिखते हैं, नीचे वॉल्यूम लिखते हैं। ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम का जो मास होता है उसे डेंसिटी कहते हैं। पर यूनिट वॉल्यूम के मास को डेंसिटी कहते हैं। ये हमने कल अच्छी तरीके से पढ़ा था। और उसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है? किलोग्राम, क्योंकि मास आप किस में नाप रहे हो? किलोग्राम में। ये मैंने पर का निशान ऐसे लगाया। वॉल्यूम आप किस में नापते हो? मीटर क्यूब में। अगर बड़ा चीज़ है तो इस तरह होगा, अगर छोटी चीज़ है तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी को आमतौर पर जाहिर करते हैं रो से। किससे जाहिर करते हैं? रो। ये जो निशान है इसका नाम है रो। और मास को जाहिर किससे करते हैं? एम से। और वॉल्यूम को किससे जाहिर करते हैं? वी से। तो ये है बुनियादी फार्मूला, रो इज इक्वल टू एम अपॉन वी। इसमें रो किसको शो करता है? डेंसिटी को। एम किसको शो करता है? मास को। और वी किसको शो करता है? वॉल्यूम को। क्लियर? अब आपके पास पेज नंबर 21 पे एक एग्जाम्पल दी गई है। उस एग्जाम्पल को हम हल करने जा रहे हैं। एग्जाम्पल 4, व्हाट इज़ द मास ऑफ अ सॉलिड आयरन रैकिंग बॉल of a radius 18 centimeter if the density of iron is 7.8 gram per centimeter cube। सवाल समझ में आया? What is the mass of a solid iron racking ball? सॉलिड की, आयरन की एक बॉल है, छोटी सी। छोटी नहीं बल्कि बड़ी है। उसका रेडियस कितना है? 8 सेंटीमीटर। तो हमें एक बॉल दी गई है आयरन की। उसका जो रेडियस है वो कितना है? यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला वो है 18 सेंटीमीटर। सही है? तो हम डेटा बनाते हैं। सवाल करने का तरीका ये होता है, आप सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं डेटा की। आपको रेडियस दिया हुआ है कितना? 18 सेंटीमीटर। ठीक है। व्हाट इज़ द मास? मालूम क्या करना है? मास मालूम करना है। तो मास लिख के हमने इसकी जगह क्या लगा दिया? क्वेश्चन मार्क। और उसकी जो डेंसिटी है, डेंसिटी को किससे शो करते हैं आप? रो से। वो किसके बराबर है? 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और आपको मालूम क्या करना है? मास। ठीक है। तो ये क्योंकि आयरन की बॉल है, और बॉल दरअसल क्या होती है? स्फेयर होती है। क्या होती है? स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है? इसको हल कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। डेंसिटी किसके बराबर होती है? मास ओवर वॉल्यूम। इस डेंसिटी की जगह मैं डेंसिटी की वैल्यू लिख दूँ 7.8। मास मुझे मालूम करना है, ऐसे लिख दिया। और जो आपका स्फेयर होता है उसका वॉल्यूम क्या होता है? हमने लास्ट टाइम पढ़ा था 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर। ये इधर डिवाइड कर रहा है, इसको यहाँ ले जाओ। यहाँ जाकर क्या करेगा? मल्टीप्लाई। 7.8 को मल्टीप्लाई करना है 4/3 से, और उसको मल्टीप्लाई करना है पाई से, और उसको मल्टीप्लाई करना है आर से। तो ये किसके बराबर आ जाएगा? मास के। अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। ठीक है। 7.8 ऐसे आ गया, मल्टीप्लाई बाय 4 ऐसे आ गया। पाई की जगह क्या लिखते हैं? 22। नीचे वाला 7 अभी लिखूँगा। और आर की जगह क्या लिखेंगे? आर हमें क्या दिया हुआ है? 18। तो यहाँ आर की जगह मैंने क्या लिख दिया? 18 की पावर 3। ये 7 इसका और ये 3 इसका। समझ में आ रही बात? तो हम मास निकाल रहे हैं।
तो ये मल्टीप्लाई होंगे और 37 और 18 की पावर 3। ठीक है, तो हम कैलकुलेटर यूज़ करते हैं। सबसे पहले 18 की पावर 3 हल करते हैं। तो मैंने कैलकुलेटर निकाला मोबाइल में अपने, और हमने सबसे पहले क्या निकाला, 18 की पावर 3 की पावर का बटन होता है, वो निकला 5832। तो ये 7.8 इंटू 4 इंटू 22 इंटू 5832 5832, और नीचे इनको मल्टीप्लाई कर लें, 7 की 21। अब मैं सबको ऊपर मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 7.8, इसका जवाब आ गया 400,308.4.8 डिवाइडेड बाय 21। ये क्या निकल रहा है? अब इसको डिवाइड कर रहा हूँ किससे? 21 से। जवाब आ गया 1906 23.0857। ठीक है, ये फार्मूला और ये ऊपर वाली चीज़ मैं मिटा दे रहा हूँ। अच्छा जी, तो मास क्या निकला हमारे पास? मास निकल गया 190623.0857। ये निकलेगा ग्राम में। किस में निकलेगा? क्यों निकला ग्राम में? आप फासले किस में ले रहे हो? सेंटीमीटर में ले रहे हो, तो मास किस में आएगा? अगर सारा फासला इसमें मीटर होता तो जवाब किस में आता? किलोग्राम। अभी जवाब किस में आ गया? ग्राम। अच्छा, आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हो। मैं इसको यहाँ से आने हूँ 1 2 3 4 19.06, पॉइंट के बाद सिर्फ 2 अदद दे दिए, ज़रब 10 की पावर 4। ये बात समझ में आ गई आपको? पॉइंट को मैंने कितनी बार चलाया? 1 2 3 4 19 और पॉइंट के बाद सिर्फ 2 अदद दे दिए, ज़रब 10 की पावर 4 ग्राम। ये आ गया मास। उतार लीजिए आप। आखिरी टॉपिक है इस चैप्टर का, इसको हम कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर क्या मतलब है? अभी आपने देखा कि जब हम डेंसिटी मालूम कर रहे थे तो उसमें कैलकुलेशन के दरमियान डिजिट्स आ गए थे, नंबर आ गए थे बहुत सारे। तो जब आप नंबर्स को टैकल करते हैं, कैलकुलेशन में नंबर या डेटा जमा करते वक्त नंबर को हैंडल करते हैं, तो इन नंबर्स को सही से अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। इन नंबर्स को सही से अंडरस्टैंड करना। कुछ नंबर अहमियत के हामिल होते हैं और कुछ नंबर अहमियत के हामिल नहीं होते। जैसे आपने देखा, मैंने अभी सवाल करने के दौरान पॉइंट के बाद 2 अदद ले लिए थे, बाकी नंबर मैंने छोड़ दिए थे। मेरी नज़र में ये था कि ये जो पॉइंट के बाद 2 नंबर है, पहला नंबर 10वां हिस्सा और दूसरा नंबर 100वां हिस्सा है, बाकी 1000वां हिस्सा मैंने 1000वें हिस्से को नज़रअंदाज कर दिया। ठीक है, तो जब आप कैलकुलेशन करते हैं तो ऐसा नहीं किया जा सकता है कि आप कुछ नंबर्स को जानबूझ के खुद से नज़रअंदाज कर दें। नज़रअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन पूरी वैल्यू लिखने के बजाय आप पॉइंट के बाद 2 नंबर लिख सकते हैं, लेकिन वो 100% दुरुस्त जवाब नहीं होगा।
तो जब आप कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन में जो आपके पास नंबर आता है वो नंबर, उसमें जो डिजिट्स होते हैं उनमें से कुछ डिजिट्स सिग्निफिकेंट होते हैं, अहमियत के हामिल होते हैं, और कुछ नज़रअंदाज करने के काबिल होते हैं। ठीक है, इस मौजू को हम कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, ये मौजू जिसमें हम ये पता चलाते हैं कि जो नंबर हमारे सामने आया है उसमें क्या चीज़ अहमियत के हामिल है और क्या चीज़ छोड़ी जा सकती है। इसके 4 उसूल हैं, आपकी बुक के अंदर लिखे हुए ये 4 उसूल। पहला उसूल लिखा है पेज नंबर 22 के ऊपर। वो क्या लिखा हुआ है? ऑल नॉन ज़ीरोज़ आर सिग्निफिकेंट। ऑल नॉन ज़ीरोज़ आर सिग्निफिकेंट। क्या मतलब हुआ? किसी भी डिजिट के अंदर जो नॉन ज़ीरो नंबर हैं, जैसे ये लिखा हुआ है 2.25 आपकी बुक में, तो इसमें ज़ीरो तो नहीं है, लिहाजा ये तीनों क्या होंगे? हम बोलेंगे इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? आप बोलेंगे 3 डिजिट्स। क्या बोल? ठीक है, ये समझ में आ गई बात? अच्छा जी, दूसरा जो उसूल है वो क्या है? लीडिंग ज़ीरोज़ आर नॉट सिग्निफिकेंट। लीडिंग ज़ीरोज़ आर नॉट सिग्निफिकेंट। यानी आपके पास अगर ये नंबर है 0.000023, तो ये जो 23 से पहले 0000 हैं, ये क्या हैं? ये नॉट सिग्निफिकेंट हैं। और इसमें सिग्निफिकेंट क्या होगा? सिर्फ ये 2 डिजिट्स होंगे। इसमें जो ये जो लफ्ज़ लिखा है लीडिंग ज़ीरोज़, लीडिंग ज़ीरोज़ का मतलब किसी नंबर से पहले लगने वाले ज़ीरोज़, वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। ये नॉट सिग्निफिकेंट है 0, और इसमें सिग्निफिकेंट क्या है? सिर्फ इसमें सिग्निफिकेंट सिर्फ है 2 और 3। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? अच्छा, उसके बाद ट्रेलिंग ज़ीरोज़ आर सिग्निफिकेंट ओनली इफ़ एन एक्सप्लिसिट डेसिमल पॉइंट इज़ प्रेजेंट। तो शुरू में आने वाले क्या कहलाते हैं? लीडिंग ज़ीरोज़। लेकिन आखिरी में आने वाले क्या कहलाते हैं? मैं ये मिटाकर तीसरा पॉइंट लिखता हूँ। पॉइंट नंबर 3, तीसरा पॉइंट है ट्रेलिंग। TRAILING, ट्रेलिंग ज़ीरोज़। Trailing zeros are significant only if an explicit decimal point present। इसका क्या मतलब है? इस बात का इसका मतलब है ट्रेलिंग ज़ीरो, किसी नंबर के बाद आने वाले ज़ीरो। शुरू में आने वाले ज़ीरो को क्या कहा था? लीडिंग ज़ीरो। और बाद में आने वाले ज़ीरो को क्या कहा? ट्रेलिंग ज़ीरोज़। ट्रेलिंग ज़ीरो सिग्निफिकेंट हो सकते हैं कब? जब आखिरी में डेसिमल पॉइंट मौजूद हो। अगर ये ऐसे लिखा हुआ है तो इसमें सिग्निफिकेंट सिर्फ 2 होंगे, ये सिग्निफिकेंट होंगे।
लेकिन अगर ऐसे लिखने के बजाय इसको यूँ लिखें 24000 पॉइंट लगा हुआ, अब ये 5 के 5 क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। ये बात समझ में आ गई आपको? तो ट्रेलिंग ज़ीरो का मतलब जो ज़ीरो आखिर में आते हैं, अगर वो ज़ीरो पॉइंट के बग़ैर हैं तो उन ज़ीरो को नॉट सिग्निफिकेंट माना जाएगा, लेकिन अगर पॉइंट मौजूद होगा तो फिर उन ज़ीरो को भी क्या मान लिया जाएगा, सिग्निफिकेंट। इस वाले में सिग्निफिकेंट कितने हैं, सिर्फ 2 अदद, और इसमें सिग्निफिकेंट कितने हैं, पूरे के पूरे 5 अदद। ठीक है। उसके बाद चौथा पॉइंट, ट्रैप्ड ज़ीरो is significant. ट्रैप्ड ज़ीरो क्या होता है? ठीक है, जैसे ये लिखा हुआ है 2045। अब ये जो ज़ीरो है ना, ये इन डिजिट्स के बीच में ट्रैप हुआ है, तो जब ट्रैप ज़ीरो होगा उसे सिग्निफिकेंट माना जाएगा। मैं अगर आपसे कहूँ इसमें कितने डिजिट सिग्निफिकेंट हैं, आप बोलेंगे 4, ये ज़ीरो भी क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। तो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया ट्रैप्ड ज़ीरो। ट्रैप ज़ीरो का मतलब जो डिजिट्स के बीच में मौजूद हो, जैसे ये लिखा हुआ 0.00305, अब ये लिखा हुआ है, तो इसके अंदर ये वाले ज़ीरो तो माने नहीं जाएंगे क्योंकि ये किस में आ गए, नॉन सिग्निफिकेंट होगा, लेकिन ये वाला जो ज़ीरो होगा वो क्या होगा, सिग्निफिकेंट। इस नंबर में सिग्निफिकेंट कितने हैं, चारों के चारों डिजिट्स, 4 डिजिट सिग्निफिकेंट है इसमें, और इसके अंदर कितने डिजिट सिग्निफिकेंट हैं, ये 3, जबकि ये जो ट्रैप ज़ीरो है ये भी सिग्निफिकेंट माना जाएगा। ठीक है। तो ये 4 बुनियादी उसूल हैं किसी नंबर के बारे में ये फैसला करने के लिए कि इसमें कौन सा डिजिट सिग्निफिकेंट है और कौन सा डिजिट सिग्निफिकेंट नहीं है। ठीक है। चैप्टर